दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के सामने, जैसे सुबह वाले कार्यक्रम में लग्न कुंडली का मैंने विस्तार से विश्लेषण किया था, अब बारी नवांश कुंडली की है और दशमांश कुंडली की। बाकी अन्य चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जैसे इन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा था कि घर का वातावरण कैसा रहेगा, जो आपका घर है। यहाँ चंद्रमंगल योग लगा है, अच्छा है। यहाँ भी इस भाव के अधिपति सुख में बैठे हैं, इस भाव से 4 घर आगे मित्र की राशि में, और यहाँ शुक्र के बैठ जाने से दाम्पत्य अच्छा हो जाएगा, मित्रवत होकर के बैठे हैं। हालांकि केंद्र के 3 घर खाली हैं और लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं नीच के बुध के साथ, जिसका नीच भंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि गुरु और बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। और भी अच्छे तरीके से इनका नीच भंग हो सकता था जब ये गुरु यहाँ ना बैठ करके यहाँ बैठ जाते, और यहाँ बुध और चंद्रमा के दोनों के मित्रवत होकर के बैठे होने के कारण, क्योंकि एक ही भाव में दोनों शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि बनी है। सम संख्या की राशियां शुभ ग्रहों के लिए अच्छी होती हैं, तो चंद्रमा और बुध अगर यहाँ बैठेंगे तो आपकी कुंडली में कभी भी झगड़े फसाद की स्थिति में जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। हाँ, निश्चित रूप से आपकी पत्नी के पास साहस और बल बहुत ज़्यादा रहेगा आपसे। अगर आप लड़ेंगे तो हार जाएंगे, दाम्पत्य टूटेगा नहीं, और कभी कभी कठोरता भी देखने को मिलेगी जो कि सामान्य होगी। अगर आप लग्न कुंडली में देखें तो यहाँ पे 2 शुभ ग्रहों का बैठना, यहाँ पे स्वग्रही चंद्रमा का बैठना, लग्नेश भी जहाँ बैठेंगे उसको अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ पे गुरु जो है वो मिथुन राशि के बैठे हैं, परिवर्तन योग बन रहा है दोनों की कुंडली में, ये अच्छा होगा। यहाँ पे लग्न के अधिपति का लग्न को देख लेना और इस भाव के अधिपति का मित्रवत होकर के गुरु से और चंद्रमा से दृष्ट होना, ये अच्छी बात होगी। विदेशों से जुड़ करके, विदेश में रह करके व्यक्ति धन कमाए। सूर्य का लग्न को देखना ये अद्भुत होगा, जहां व्यक्ति का कारोबार कभी भी परेशान ना हो और उसके कारण उसको कभी भी चिंता ना हो। लगी रहेगी वो आपका बेसिक एक नेचर रहेगा कि आप अपने कर्म क्षेत्र से हमेशा ही थोड़ी बहुत चिंताओं में रहेंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपकी परेशानी का कारण बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, निस्संदेह आपको धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ सकता है, और अपने घर परिवार से बाहर निकलने के बाद ही आपको कई बार बजट है वो आपका बन पाएगा। अन्यथा आप अगर घर पे रह करके कमाना चाहेंगे तो थोड़ी मुश्किल और मशक्कत झेलनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ गुरु और चंद्रमा का योग आपको शांति प्रदायक और सुखदायक बन रहा है। यहाँ पे राहु का प्रभाव बुध को, आपके दिमाग को बहुत जगह से धन कमाने के लिए और धर्म से जुड़ करके धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। आप कभी भी किसी को ठग नहीं सकते, आपसे कभी कोई नुकसान में नहीं जा सकता, आपके साथ जुड़ करके किसी का व्यापार नुकसान में नहीं जा सकता, आप किसी के धन को हड़पने के पीछे कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बातें हैं जो निश्चित रूप से अपने आप पे ऊपर फॉलो करना चाहिए। केतु और मंगल, ये जो है स्थिति, जैसे मंगल यहाँ पे सुख भाव के अधिपति हैं, धन में बैठे हैं, लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, मंगल का प्रभाव यहाँ भी है, तो ये जो मंगल यहाँ बैठेंगे वो कभी कभी कष्ट भी देंगे, क्योंकि यहाँ के लिए वो भाग्येश होकर के धन दे रहे हैं, भाग्य भाव में। और बुध का परिवर्तन, जैसे यहाँ आपने बुध को परिवर्तन करते देखा था गुरु से, और यहाँ पे बुध परिवर्तन कर रहे हैं मंगल से। इसका अर्थ होगा कि धन भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव से हो रहा है। इसका सीधा सा एक निरपेक्ष उत्तर दे दूं तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य के सहयोग से धन का लाभ होगा। वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे भाग्य ने मुझे सहयोग नहीं करा, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी भाग्य का अधिपति भाग्य को देख रहा है। जो पितरों का आशीर्वाद होता है वही आपका भाग्य है। आपका जो पूर्व जन्म के द्वारा किया गया कृत्य है, पूर्व जन्म में आपने जो कृत्य किए थे उसको आप कितना भोग रहे हैं वही आपका भाग्य है, और वो जागृत तब होता है जब आपके कर्म का सहयोग उसको मिलता है। भाग्यवादी पुरुष बहुत अथाह धन कमा करके रखे होंगे, वही भाग्यवादी है जिसको कुछ भी करना ना पड़े। लेकिन अगर आप सामान्यतया विचार करें तो भाग्य को बल तभी मिलता है जब आपका कर्म उसमें बल उसको प्रदान करता है, अन्यथा भाग्य के पास कोई अपना बल नहीं होता, उसको कर्म का बल प्राप्त हो जाता है। और दूसरे, जब आपका भाग्य क्या है, आपका आशीर्वाद किसके द्वारा, आपके पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही आपका भाग्य है। इस कुंडली के लिए मैं बोल रहा हूं, यहां और यहां ये जो संबंध बना है
यही आपकी कुंडली में पूर्वजों का आशीर्वाद है जो आपको जुड़ रहा है और आपके विकास के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए वो कारण बन रहा है। ये अच्छी बात है। तो वैसे भी मैंने भाग्य पे एक कार्यक्रम बनाया था हथेली की रेखा पे, जिसमें उसमें बात कही थी कि वस्तुतः प्रारब्ध जो है, भाग्य जो है, वो संचित कर्म, वो क्रियमाण और जो आपकी स्थिति होती है वो हमेशा ही आपके कर्म पे ही निर्भर करती है। क्योंकि अगर आप कुंडली में भी विचार करेंगे तो भाग्य का घर पहले और कर्म का क्षेत्र बाद में है। भाग्य के सहयोग से कर्म का सहयोग मिलता है। अगर कर्म बढ़े तो व्यक्ति को लाभ मिलता है। धर्म के आधार पर कर्म आधारित हो और कर्म जो आधारित होगा धर्म के आधार पर, तब जाकर के लाभ होगा। ध्यान से देखिए, भाग्य का सहयोग पहले ही मिलता है, ये आप हैं। यहां से जीवन की यात्रा शुरू होते होते आप धर्म की सवारी करते हैं, कर्म करते हैं, तब आपको लाभ मिलता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा ही है ना? तो ये जो स्थिति है इसको अगर आप जीवन में उतार लेते हैं तो निसंदेह कभी भी कष्ट की स्थिति नहीं बनती है। हाँ, कष्ट कब? आपका बच्चा और आपका जो भी आप जिसको भी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर आपने शुद्ध स्थिति से युक्त होकर के धन कमाया है, अगर आपने शुद्ध अंतःकरण से बड़े ही विशुद्धि का भाव रख के धन कमाया है, वो धन जहां जहां जाए सबकी बुद्धि और सबके विचार समान रूप से बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बना करके लौटता है। क्योंकि उस कमाई का जो धन जो अब खाएंगे लोग, उनकी भी बुद्धि और विचारों में विषमता नहीं आएगी, वो सम होंगे और अच्छे होंगे। ये बात है। तो आप धन किस तरीके से, अगर आपका बेटा सक्सेस नहीं मिला उसको, अगर वो असफल हो रहा है, तो एक स्तर पे जाकर के आप अपने कमाई के साधन को ढूंढिए कि वस्तुतः आप वो धन कहां से कमा रहे हो और किस क्षेत्र से आपका धन आपके पास आ रहा है। कहीं गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपका बेटा आईएएस बन जाए, आपका बेटा आईपीएस बन जाए, पर आपके धन कमाने का सोर्स क्या है? क्योंकि उसी का तो वो धन खा रहा है। जब तक वो नहीं उसकी नौकरी लगी तो आपके माता और पिता के सत्कर्मों का परिणाम ही पुत्र को प्राप्त होता है। माता पिता के सत्कर्मों का परिणाम ही पुत्र को प्राप्त होता है। अगर आपके बेटे की बुद्धि विषम हो रही है, मतलब खराब और कलुषित हो रही है, तो इसमें सबसे पहले आपको अपने इनकम के जो क्षेत्र हैं उसको जांच कर लेना चाहिए और उसको जितना ज्यादा हो सके शुद्ध बनाना चाहिए। ये बात है। तो ये बात यहां तक रही। मतलब कर्म क्षेत्र की कुंडली आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं है। लग्न में और केंद्र में शनि का होना, सूर्य का होना आपके कर्म क्षेत्र की कुंडली को मजबूत बनाता है। सुख भी है, धन भी है और थोड़ी बहुत कठोरता भी रहेगी। वस्तुतः आपका मन थोड़ी बहुत चंचलता से युक्त रहेगा। अब मैं आपको आपकी कुंडली में षडबल की बात करूं तो सूर्य की जो स्थिति इस कुंडली में देख रहा हूं उसमें सबसे कमजोर है। यहां वो 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, यहां वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 6 नंबर में। वर्गोत्तम होने के कारण सूर्य की दशा भी अच्छी जाएगी। चंद्रमा इस कुंडली के लिए स्वग्रही हैं और यहां पे चंद्रमा लग्नेश होकर के त्रिकोण में बैठ रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली के लिए कमजोर नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत आदि व्याधि से युक्त ये दशाएं रह सकती हैं। हालांकि सूर्य वाली दशा थोड़ी ज्यादा, चंद्रमा वाली दशा बहुत अच्छी जाएगी। मंगल यहाँ पे नीच के और यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं वो बैठे धनु राशि के, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाने से और राहु की दृष्टि पड़ जाने से गुरु में या मंगल में शुद्धता भी आएगी और कई बार उद्वेगीपन भी आएगा। तो मंगल की दशा में आपको अपने व्यय पे, मंगल की दशा में किसी को देने पे और मंगल की दशा में अपने क्रोध पे, मंगल की दशा में अपने रक्त पे, मंगल की दशा में अपने पित्त पे, मंगल की दशा में अपने आलस्य पे विचार करने की आवश्यकता होगी। यहां से ज्यादा अच्छे हैं यहां, क्योंकि 6वें भाव में बैठे हैं। पापक ग्रहों का 6वें भाव में बैठना अच्छा होगा। और शुभ भाव की राशि में अगर शुभ ग्रह बैठे हों जैसे कि यहां, तो ये अच्छा होता है। लेकिन अशुभ भाव या दुह स्थान में पापक ग्रह की राशि बनी हो और पापक ग्रह बैठे हों तो अच्छा होता है। पर यहाँ पे पापक ग्रह की राशि ना बन के शुभ ग्रह की राशि बनी है, पर 2 पापक ग्रह के बैठने से उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और अशुभ प्रभावों का लक्षण कम देखा जाएगा। क्लियर है? इस कुंडली में बुध जो होते हैं वो बनते हैं 6वें भाव के अधिपति, तुला के बैठे हैं। यहां बुध जिस स्थिति में बैठे मीन के, मतलब नीच के, पर परिवर्तन योग होने से नीच भंग होगा। और चंद्रमा यानी कि लग्नेश के साथ पराक्रमेश और 12वें भाव के अधिपति बैठ जाने से फिर भी वो बुध आपको देंगे। कारण विचार करिए, मकर लग्न की कुंडली जब बनती है तो गुरु कहां कहां के अधिपति होते हैं? गुरु होते हैं 12वें भाव के अधिपति और 3रे भाव के अधिपति।
मकर लग्न यानी कि 10 नंबर यहां बनेगा, तो यहां 9, 10, 11, 12। तो मैंने क्या बात कही थी कि मकर लग्न की अगर कुंडली बने और वो गुरु अच्छे भाव में बैठे होंगे तो निसंदेह वो अपनी दशा में अच्छे परिणाम देंगे। ठीक वही बात अगर कर्क लग्न की कुंडली बने और बुध 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के अच्छे भाव में बैठे हों, परिवर्तन योग बना रहे हों, तो कुछ ना कुछ आपको ये देके ही जाएंगे, जैसे संतान, जैसे भाग्य, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे बुद्धि, जैसे मंत्र जप, जैसे भगवान की आराधना, जैसे देवताओं की पूजा, जैसे भाग्य का लाभ मिलता रहे, जैसे हमेशा ही धार्मिकता बनी रहे, जैसे कृतज्ञता बनी रहे, जैसे ईश्वर की भक्ति का पान व्यक्ति करता रहे, ये सब होता रहेगा। दार्शनिकता बनी रहती है, कहने का अर्थ है। गुरु मित्र की राशि में शनि राहु के बीच में आने से थोड़े कमजोर, और यहां पे गुरु 12वें और उच्चाभिलाषी, इस कुंडली के लिए वो रोगेश और अष्टमेश, नवमेश होते हैं। 12वें बैठे तो भाग्य का कमजोर होगा संग, इस वजह से एकादशी का व्रत वगैरह करते रहिएगा। क्लियर है। शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हैं स्वग्रही, मालव्य योग लगाएंगे, धन धान्य से युक्त। अगर नवांश, एक सूत्र याद आ गई इस बात पे, अगर नवांश कुंडली का लग्नेश चंद्रमा बनता हो और त्रिकोण में बैठा हो तो इसे महाधनी योग कहते हैं। महाधनी योग कहते हैं क्योंकि चंद्रमा से ठीक गुरु केंद्र में है। अगर यही गुरु त्रिकोण में और हो जाते तो आनंद चौगुना हो जाता, पर फिर भी कुछ न कुछ समस्याओं के साथ ये आपको अंतिम में जीत दिला ही देते हैं। ये आपकी कुंडली के गुरु हैं, शुक्र हैं। शुक्र भी बहुत अच्छे वर्गोत्तम भाव से यहां भी इसी भाव में बैठे हैं और यहां भी इसी भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए शुक्र मारक होते हैं और इस कुंडली के लिए भी शुक्र पापी भाव के अधिपति होते हैं, पर निसंदेह वो आपके इनकम को जनरेट करने वाले और पत्नी के पीछे खर्च में जाने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसा संभव है। पत्नी खर्चीली होंगी, सुंदर होंगी, व्यवस्थित होंगी, थोड़ी चंचल मानसिकता की होंगी और कम्युनिकेटिव होंगी। वो कभी भी बातचीत बंद करने में भरोसा नहीं करेंगी। क्लियर माइंडसेट के साथ, पूरी अनुभव के साथ अपने साथ, आपके साथ जीवन जिएंगे। क्लियर है। अगर आपकी कुंडली में मैं देखूं तो बहुत अच्छा है, वो क्षेत्र कमजोर नहीं है। थोड़ी बहुत खालीपन की स्थिति सभी दाम्पत्य में होती है क्योंकि वो पूरा नहीं होगा, और अगर वो पूरा हो जाएगा तो फिर भगवान गायब हो जाएंगे। चूंकि वो भगवान है इस वजह से आपको पूरा कभी भी नहीं देते हैं। तो ये स्थिति, शनि यहां बैठे हैं शत्रुवत होकर के, निकटवर्ती हैं, इस वजह से तात्कालिक मित्रता में मित्र हो जाएंगे। और यहां पे शनि का 6वें भाव में जाना मंगल के साथ आप में साहस, आपकी पत्नी का बल और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तौर पे व्यक्ति को कष्ट नहीं होने देते। दूसरे नंबर पे व्यक्ति के जीवन में पत्नी थोड़ी बीमार होती हैं और कई बार उनके आने के बाद आपको भी बीमारियां दिखने लगती हैं, ऐसा होता है। पर साहस और बल आपका कभी भी कमजोर नहीं होगा। चंद्रमा षडबल में सबसे बलवान होंगे, उसके बाद मंगल भी ठीक है, गुरु शुक्र शनि, मतलब कमजोरी में बुध और सूर्य, 2 ग्रह ऐसे हैं जो कमजोर पड़ रहे हैं षडबल में। बाकी अगर विंशोपक बल की अगर बात करूंगा तो आपकी कुंडली में बाकी के ग्रहों में मैं आगे अगर बढ़ा के कहूं तो सूर्य और चंद्रमा 25% का परिणाम भी देंगे, तो बहुत अच्छा देंगे। चंद्रमा के बाद मंगल आपकी कुंडली में 50%, बुध आपकी कुंडली में 25%, गुरु आपकी कुंडली के लिए और शुक्र आधा परिणाम देंगे। शनि राहु केतु में, राहु और केतु की दशाएं अच्छी जाएंगी और शनि की दशा थोड़ी कमजोर जाएगी, क्योंकि यहां के लिए भी वो बहुत अच्छे नहीं होते, भले अच्छे बैठे हैं जिसे कि अच्छा कहा जाएगा। मतलब वो आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान वगैरह दे देंगे, नौकरी वगैरह दे देंगे, सरकार का लाभ आपको मिलता रहेगा। ये बात मैं देख रहा हूं। भवन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और आगे जीवन बहुत ही ज्यादा सुकून से चलने वाला है। पर अपने मन को आप फिर भी नियंत्रित करिएगा, इसके दबाव में आप रहेंगे। आगे बढ़ के बता दूं, आपकी कुंडली में संतान पक्ष दूर का रहे, क्योंकि यहाँ पे पंचमेश 2 स्थान में बैठे हैं, ठीक नहीं होता। सप्तमांसा कुंडली में भी गुरु का तुला राशि में बैठना, चंद्रमा से केंद्र में होना, संतान का सुख है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ उनसे बेमनस्व ना हो और उनके साथ आपका भाव कभी खराब ना हो, इस पे विचार ज्यादा करना होगा। वो आपसे दूर रहें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बलाबल में गुरु के पास बल है, चंद्रमा ठीक बैठे हैं, सूर्य ठीक बैठे हैं। बुद्धि का व्यय मत करिएगा, जितना विचार करना हो जिस विषय पे उतना ही विचार करिएगा। बहुत ज्यादा भगवान की याद में अपने जीवन को लगाइए। धन धान्य और स्थिर संपत्ति जो होती है वो थोड़ी बहुत कष्ट में बनेगी, तब जाकर के आपको दिखेगी, ये बात भी कह सकता हूं। पर आपको बाहर ही रह करके धन कमाना चाहिए, ये बात आपकी कुंडली में मैंने देखी। दशाओं के क्रम में बुध और शनि की दशा शांति से और गांभीर्य के साथ थोड़ी बहुत धन के प्रतिकूल जाने के बाद मिल जाएगी। पर बाकी के जितने ग्रह हैं जैसे मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु, ये दशाएं ऐसी रहेंगी जो आपसे मेहनत करवाएं, खटा करके
और माइलस्टोन आपके जीवन में बनने वाली होती है। मतलब इस दशा को आप जीवन भर याद रखेंगे, ऐसी ये बीतेंगी, अच्छाई के तौर पे ही और मेहनत के तौर पे ही। मतलब इस दशा में प्राप्त जो धन है वो आपको दिखेगा मेहनत करने के बाद। मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, थोड़ी बहुत चंचलता रहती है, क्योंकि ये ग्रह ऐसे ही होरा में जाकर के बैठे हैं। वैसे आपकी कुंडली में अगर मैं और भी चीज़ बता दूं तो इस स्थिति में जा करके जो मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं उसमें अष्टक वर्ग वगैरह भी आप लोग बोलते हैं कि कभी कभी पंडित जी बता दिया करिए। इसमें आपकी कुंडली में जो सबसे बढ़िया बल दिख रहा है वो मेरे हिसाब से सूर्य को दिख रहा है, थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन ठीक है वो। और उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु को भी दिख रहा है। गुरु भी कमजोर नहीं होंगे अगर ये त्रिकोण में बैठे हैं तो। वैसे आपकी कुंडली में सबसे अच्छा अंक जो मिल रहा है वो मेरे हिसाब से मीन राशि को ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, इस राशि को। और एक बात और भी बता दूं, अगर आपकी कुंडली में वैसे भी आप देखेंगे तो जो लग्न बना है यहाँ पे मेष का, और यहाँ पे वो केंद्र का अधिपति बन रहा है। मैं दूसरे तरीके से देखूं तो लग्नेश यहाँ पे दशमेश हो गए और यहाँ पे वो जन्म कुंडली में बन गए भाग्येश। यहाँ भी केंद्र, यहाँ भी केंद्र, यहाँ पे त्रिकोण। और दूसरी नंबर पे यहाँ मंगल केंद्र में, यहाँ मंगल जो है वो छठवें में, और यहाँ मंगल द्वितीय में। यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति, भाग्य के अधिपति होकर के धन में। यहाँ पे दशम के अधिपति होकर के प्रतियोगिता कर रहे हैं पर व्यापार भी कराते देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे यहीं पे थोड़ी सी स्थिति जो कमजोर है वो लग्न कुंडली में ही बन रही है, बाकी के अन्य चार्ट में उनकी स्थिति कमजोर नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।